रात के 11 बज चुके थे। अगस्त्य रायज़ादा का वो विशाल और हमेशा सलीके से रखा जाने वाला बेडरूम आज एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। किंग साइज बिस्तर के बिल्कुल बीचों बीच तकियों की एक बहुत ऊंची और लंबी दीवार खड़ी की गई थी। अगस्त्य हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ा था और अपनी सर्द आंखों से उस तकियों की दीवार को घूर रहा था। ये क्या है? अगस्त्य ने अपनी भारी आवाज में पूछा। बिस्तर की दूसरी तरफ रजाई में मुंह तक घुसी हुई नंदिनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकाली। ये एलओसी है सर, बॉर्डर। नंदिनी ने बहुत ही गंभीरता से कहा। दादी जी की वजह से मुझे आपके कमरे में सोना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सुरक्षा भूल जाऊंगी। आप इस तकियों की दीवार के उस पार रहेंगे और मैं इस पार। अगर आपने रात में गलती से भी अपना पैर मेरी तरफ किया तो मैं कैंची लेकर सो रही हूँ, समझ गए? अगस्त्य की सर की नसें फड़कने लगी। दुनिया का सबसे खूंखार इंसान, जिसके नाम से बड़े बड़े देशों के माफिया कांपते थे, आज उसे अपने ही घर में अपने ही बिस्तर पर एक लड़की कैंची से डरा रही थी। अगस्त्य ने गिलास टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे बिस्तर की दूसरी तरफ लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी जिंदगी में आज तक किसी ने उसकी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया था और ये लड़की हर पल उसकी दुनिया के सारे नियम तोड़ रही थी। 1 घंटा बीत गया। कमरे में एकदम खामोशी थी। अगस्त्य को लगा कि शायद मुसीबत की पुड़िया सो गई है, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई नंदिनी की आवाज आई। अरे भैया, समोसे में हरी चटनी तो डालो और वो पापड़ी भी देना। अगस्त्य झटके से उठा। उसने देखा कि नंदिनी गहरी नींद में थी, लेकिन उसका मुंह अभी भी चल रहा था। वह नींद में बड़बड़ा रही थी। पागल लड़की। अगस्त्य ने बड़बड़ाते हुए अपना सिर पीटा और वापस लेटने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र नंदिनी पर टिक गई। नींद में नंदिनी के चेहरे पर वो दिन भर की घबराहट और बकवास नहीं थी। उसका चेहरा बेहद शांत और मासूम लग रहा था। उसके लंबे काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और चांद की हल्की रोशनी में उसकी त्वचा दमक रही थी। सोते हुए वह किसी नाजुक सी परी जैसी लग रही थी। अगस्त्य ने महसूस किया कि उसकी नज़र नंदिनी के चेहरे से हट नहीं रही थी। वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर बिस्तर की दूसरी तरफ गया, जहां नंदिनी सो रही थी। नंदिनी ने रजाई को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया था और अब वह ठंड से हल्की हल्की सिकुड़ रही थी। अगस्त्य ने जमीन से रजाई उठाई और उसे बहुत ही कोमलता से नंदिनी के ऊपर ओढ़ा दिया। जैसे ही अगस्त्य पीछे हटने लगा, नींद में ही नंदिनी ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और अगस्त्य के मजबूत कसरती हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगस्त्य का पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। नंदिनी ने उसके हाथ को किसी टेढ़ी बियर की तरह अपने गाल से लगा लिया था। अगस्त्य ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी की पकड़ मजबूत थी और वह उसके हाथ की गर्माहट में सुकून पाकर हल्की सी मुस्कुराई। अगस्त्य के सीने में अचानक धड़कनें तेज हो गई। उसने आज तक खून, बारूद और मौत की बदबू के अलावा कुछ महसूस नहीं किया था, लेकिन इस वक्त नंदिनी के बालों से आने वाली चमेली की वो भीनी भीनी खुशबू और उसके नाजुक हाथों का वो मुलायम स्पर्श अगस्त्य के अंदर एक अजीब सा नशा घोल रहा था। यह लड़की मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है, अगस्त्य ने खुद से कहा। उसे पता था कि उसे नंदिनी को खुद से दूर रखना चाहिए, लेकिन उसका दिल और उसका दिमाग दोनों ही इस बात से इनकार कर रहे थे। अगस्त्य ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। वह वहीं बिस्तर के किनारे बैठ गया और घंटों तक बस उस पागल बातूनी लड़की को सोते हुए देखता रहा। उसे यह एहसास होने लगा था कि उस खौफनाक सन्नाटे से ज़्यादा अब उसे नंदिनी की इस बकवास की आदत पड़ने लगी थी। अगली सुबह कमरे में धूप आ चुकी थी। अगस्त्य आईने के सामने खड़ा था। उसके काले रंग का ट्राउज़र और एक बेहद महंगी सफ़ेद शर्ट पहनी थी। वह अपनी टाई की नोट बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार पीछे बिस्तर पर सो रही नंदिनी पर जा रहा था। तभी नंदिनी ने अंगाड़े ली और अपनी आंखें खोली। उसके बाल किसी चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे
उसने उठते ही अगस्त्य को देखा। गुड मॉर्निंग सर, नन्ही ने उबासी लेते हुए कहा। फिर उसकी नज़र अगस्त्य की टाई पर गई। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी बांधते हैं टाई। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया हो। नंदिनी अपनी नींद से खुमार में ही बिस्तर से उठी। वह अभी भी अपने ढीले से पजामे और टी शर्ट में थी। चलते हुए वह सीधे अगस्त्य के बिल्कुल करीब आ गई। मैं बांधती हूँ, मेरे पापा हमेशा जल्दी में होते थे, मैं ही उनकी टाई बांधती थी, नंदिनी ने बहुत ही मासूमियत से कहा और अपने छोटे छोटे हाथ अगस्त्य की शर्ट के कॉलर पर रख दिए। अगस्त्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। नंदिनी उसके इतने करीब थी कि दोनों के शरीर लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। नन्ही की उंगलियां अगस्त्य की टाई को सुलझा रही थी। उसकी वो नाजुक उंगलियां गलती से बार बार अगस्त्य के चौड़े और कसरती सीने को छू रही थी। अगस्त्य का पूरा शरीर उस छुअन से सिहर रहा था। उसकी सांसें भारी होने लगी। नंदिनी बिल्कुल बेखबर थी। उसका पूरा ध्यान उस टाई पर था। आपको पता है सर, टाई बांधना भी एक कला है। लेकिन आपके पास तो सिर्फ काले और नीले रंग की ही टाई है। कभी लाल या पीली टाई भी पहन कर देखिए। आपको ये हमेशा गुस्से वाला चेहरा थोड़ा तो। नन्ही बोलते बोलते अचानक रुकी। उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और सीधे अगस्त्य की गहरी काली आंखों में देखा। कमरे का पूरा माहौल अचानक बदल गया। अगस्त्य उसे एक ऐसी आग और दीवानगी के साथ घूर रहा था जो नंदिनी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन सर्द आंखों में अब कोई नफरत या चिढ़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पजेसिव और भूखा जुनून था जो नंदिनी को अंदर तक पिघला रहा था। अगस्त्य ने धीरे से अपने फौलादी हाथ उठाए और नंदिनी की पतली कमर को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। नंदिनी की सांसें अटक गई। सर, सर, आपकी टाई टाई को भाड़ में जाने दो, अगस्त्य ने एक बेहद नशीली और खुरदरी आवाज में फुसफुसाया। उसने नंदिनी को अपनी तरफ और जोर से खींचा, जिससे नंदिनी का नर्म शरीर उसके सख्त सीने से पूरी तरह टकरा गया। अगस्त्य का चेहरा नंदिनी के चेहरे के इतना करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझ रही थी। अगस्त्य की नजरें नंदिनी के कांपते हुए होठों पर टिकी थी। नंदिनी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी छाती में दर्द महसूस होने लगा। वह उसे धक्का देने चाहती थी, लेकिन अगस्त्य ने उस नशीले स्पर्श ने जैसे उसके शरीर को पंगु बना दिया हो। अगस्त्य अपने होठ नंदिनी के होठों की तरफ ले ही जा रहा था, तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बॉस, दरवाज़ा खोलिए, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। बाहर से विक्रम की घबराई हुई आवाज आई। वो जादू का पल एक ही झटके में टूट गया। नंदिनी हड़बड़ाकर पीछे हटी और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या होने वाला था। अगस्त्य ने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपने अंदर के उस बेकाबू तूफान को शांत करने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। क्या है विक्रम? अगस्त्य की आवाज़ में एक भयंकर गुस्सा था, क्योंकि विक्रम ने बहुत ही गलत वक्त पर दखल दिया था। विक्रम हाफ रहा था। बॉस, अभी अभी सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से रिपोर्ट आई है। कल रात जो इवन नाम का आदमी कैबिन में घुसा था, उसे वहां तक पहुंचाने वाला कोई बाहर का नहीं था, हवेली के अंदर का ही कोई इंसान इवन नाम से मिला हुआ है। अगस्त्य का चेहरा अचानक सख्त और खौफनाक हो गया। और सबसे बड़ी बात बॉस, विक्रम ने घबराते हुए कमरे के अंदर खड़ी नंदिनी की तरफ देखा। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि बीती रात हवेली के उस गद्दार ने इवन नाम के कुछ और खतरनाक शूटर्स को शहर में एंट्री करवा दी है, और उनका टारगेट आपके हीरे नहीं है बॉस, उनका टारगेट नंदिनी है। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। नंदिनी डर के मारे कांपने लगी। अगस्त्य की आंखों में खून उतर आया। उसका वो आशिक वाला रूप एक सेकंड में वापस उस बेरहम और खूंखार माफिया में बदल गया। लेकिन इस बार उसका ये गुस्सा अपनी डील के लिए नहीं था, यह गुस्सा उस लड़की की जान के लिए था। उसने अनजाने में ही सही अगस्त्य रायजादा के पत्थर दिल को धड़कना सिखा दिया था। अगस्त्य ने पीछे मुड़कर नंदिनी को देखा, जो खौफ से अपने होठ चबा रही थी। विक्रम, अगस्त्य ने अपनी आवाज को इतना सर्द कर लिया कि हवा भी जम गई। हवेली के सारे दरवाजे लॉक कर दो।
परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। अगर नंदिनी को एक खरोच भी आई तो मैं ईवानोम को जिंदा जला दूंगा और इस हवेली के गद्दार को मैं अपने हाथों से टुकड़ों में काटूंगा। इवानोम के हत्यारों की खबर मिलने के बाद पूरी हवेली को एक अबेश किले में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस गार्ड्स तैनात थे। अगस्त्य अपने स्टडी रूम में विक्रम और अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा था। हवेली के अंदर का गद्दार कौन था, ये जानना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका था। उधर नंदिनी को अगस्त्य के बेडरूम में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई थी, लेकिन नंदिनी की फितरत में एक जगह टिक कर बैठना था ही नहीं। डर और बोरियत के मारे उसका दिमाग खराब हो रहा था। मैं यहाँ कैद होकर नहीं रह सकती, नंदिनी ने कमरे में चहलकदमी करते हुए खुद से कहा। नीचे वो खड़ूस इंसान अपनी जान खतरे में डालकर बैठा है और मैं यहाँ आराम करूँ? नहीं, मैं उनके लिए कुछ खाने को लेकर जाती हूँ। उनका दिमाग वैसे भी हमेशा गर्म रहता है, शायद कुछ मीठा खाकर शांत हो जाए। नंदिनी दबे पाँव किचन में गई, जो इस वक्त खाली था। उसने एक बड़ी सी ट्रे में कॉफ़ी, कुछ सैंडविच और एक कटोरी गुलाब जामुन रखे। ट्रे उठाकर वह सावधानी से अगस्त्य के स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। स्टडी रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अगस्त्य मेज पर झुका हुआ कुछ नक्शों और फाइलों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता और थकावट थी। नंदिनी ने दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा। सर, अगस्त्य का ध्यान भटका। उसने मुड़कर नंदिनी को देखा। मैंने तुम्हें कमरे में रहने को कहा था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में एक तीखी सख्ती थी। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाई हूँ, आप सुबह से। नंदिनी आगे बढ़ते हुए बोल ही रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र मेज के पास फर्श पर फैले लैपटॉप के अनगिनत तारों पर पड़ी। इससे पहले कि वह अपने कदम रोक पाती, उसका पैर एक मोटे तार में बुरी तरह उलझ गया। अरे बाप रे! नंदिनी का संतुलन बिगड़ गया। उसके हाथ से वह भारी ट्रे छूट गई। हवा में कॉफी, सैंडविच और गुलाब जामुन उड़ते हुए सीधे अगस्त्य की मेज पर रखे उन बेहद जरूरी और खुफिया नक्शों पर जा गिरे। गरम गरम कॉफी लैपटॉप के कीबोर्ड पर फैल गई, जिससे लैपटॉप की स्क्रीन एक झटके में काली पड़ गई। और तबाही यही नहीं रुकी। गिरते वक्त नंदिनी का हाथ अगस्त्य की मेज के नीचे लगे उस लाल रंग के पैनिक बटन पर जोर से दब गया, जो सिर्फ तब दबाया जाता है जब हवेली पर कोई बहुत बड़ा आतंकी या जानलेवा हमला हुआ हो। अगले ही सेकंड पूरी हवेली में एक कान फोड़ देने वाला लाल सायरन बजने लगा। खौफनाक लाल बत्तियां जलने बुझने लगी। स्टडी रूम का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला और विक्रम के साथ 10 गार्ड्स अपनी मशीन गन ताने अंदर घुस आए। बॉस, क्या हुआ? हमला कहाँ से हुआ? विक्रम चिल्लाया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर सारे गार्ड्स और विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। अगस्त्य खड़ा था, उसके चेहरे और शर्ट पर कॉफ़ी के छींटे थे। उसके सारे ज़रूरी कागजात गुलाब जामुन की चाशनी में भीग चुके थे और नंदिनी ज़मीन पर गिरी हुई डर के मारे अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। पूरे कमरे में सायरन की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन अगस्त्य के अंदर जो ज्वालामुखी फट रहा था, उसकी खामोशी उस सायरन से भी ज़्यादा खौफनाक थी। अलार्म बंद करो, अगस्त्य ने अपने दांत पीसते हुए एक ऐसी धीमी और वहशी आवाज़ में कहा कि विक्रम के भी पसीने छूट गए। कुछ ही पलों में सायरन बंद हो गया और गार्ड सिर झुकाकर बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगस्त्य ने मेज पर रखे चाशनी से लथपथ उन कागजों को देखा और फिर जमीन पर बैठी नंदिनी को। उसका गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। तुम? अगस्त्य दहाड़ा। उसकी आवाज में कमरे के शीशे झंझना उठे। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ये कोई खेल नहीं चल रहा है? बाहर ऐसे लोग घूम रहे हैं जो तुम्हें और मुझे गोलियों से भूनने के लिए बेताब है, और तुम यहाँ पिकनिक मना रही हो। अगस्त्य तेज कदमों से नंदिनी के पास आया और उसे जमीन से बाह पकड़कर एक ही झटके में खड़ा कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने कमरे में रहो, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर की ये बेवकूफ़ी तुम्हें एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती।
तुमने मेरे सबसे ज़रूरी कागजात बर्बाद कर दिए। मेरा पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क उस लैपटॉप में था जो तुमने जला दिया। तुम एक चलती फिरती दवाई हो नंदिनी। अगस्त्य पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो चुकी थी। ऐसी खौफनाक आवाज और अगस्त्य के इस डरावने रूप को देखकर नंदिनी रोने लगती थी या गिड़गिड़ाती थी। लेकिन आज आज कुछ और ही हुआ। पिछले कुछ दिनों की घुटन, मौत का खौफ, जैन की वो गंदी नजर और अब अगस्त्य का ये लगातार चिल्लाना, नंदिनी के अंदर का सब्र भी अब टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू जरूर थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं बल्कि एक भयंकर बगावत के थे। नंदिनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ अगस्त्य की फौलादी पकड़ से झटक कर छुड़ा लिया। हाँ, मैं तबाही हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। नंदिनी भी पूरी ताकत से चीखी। उसकी वो दहाड़ सुनकर अगस्त्य एक पल के लिए सन्न रह गया। लेकिन आप क्या हैं? आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या आपके चेहरे की नसें कभी आराम नहीं करती? नंदिनी अगस्त्य के बिल्कुल सामने तनकर खड़ी हो गई। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं कोई माफिया नहीं हूँ सर। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ जो आपके इस खून खराबे और साजिशों वाले दलदल में जबरदस्ती घसीट ली गई हूँ। मैं डरी हुई हूँ। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि कहीं से कोई गोली आएगी और मेरी जान ले लेगी। और आप मुझे तसल्ली देने के बजाय हर वक्त मुझ पर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे मैं कोई कीड़े मकोड़े से भी कहीं गुजरी हूँ। अगस्त्य उसे हैरानी से देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह बातें करेगी। मैंने आपकी जानबूझकर कोई नुकसान नहीं किया, नंदिनी सुबकते हुए लेकिन एक जिद्दी लहजे में बोलती रही। मैं तो बस आपके लिए खाना लाई थी क्योंकि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे क्या पता था कि यहाँ तारों का जाल बिछा है। आप बस डांटना जानते हैं, हुक्म चलाना जानते हैं। आप एक पत्थर हैं अगस्त्य रायजादा। आपके अंदर कोई दिल नहीं है। नंदिनी अपने आंसू पोंछती हुई दरवाजे की तरफ पलटी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में और आप चिंता मत कीजिए। अगर बाहर से कोई मुझे मारने आया तो मैं खुद जाकर उसे अपनी जान दे दूंगी ताकि आपको मेरी वजह से और चिल्लाना ना पड़े। इससे पहले कि नंदिनी दरवाजे की हैंडल तक पहुंचती, अगस्त्य ने एक लंबी छलांग लगाई और उसे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। नंदिनी झटके से रुक गई। अगस्त्य की फौलादी बाहों ने उसे इस तरह घेरा हुआ था कि वह हिल भी नहीं सकती थी। अगस्त्य ने अपना चेहरा नंदिनी की गर्दन के पास छुपा लिया। उसकी भारी और गर्म सांसें नंदिनी की त्वचा पर एक करंट पैदा कर रही थी। छोड़िए मुझे, नंदिनी ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में अब वो जोर नहीं था। नहीं छोड़ूंगा। अगस्त्य की आवाज अब गुस्से वाली नहीं थी। उसने एक अजीब सा दर्द, तड़प और एक ऐसा खौफनाक जुनून था जो उसने आज तक किसी के सामने जाहिर नहीं किया था। तुम्हारा ये हक है कि तुम मुझ पर चिल्लाओ, मुझे पत्थर कहो या मुझे नफरत करो, लेकिन तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम खुद को मौत के हवाले करने की बात कहो। अगस्त्य ने नंदिनी को अपनी बाहों में ही घुमाया ताकि वह उसके चेहरे को देख सके। अगस्त्य की आंखों में इस वक्त एक ऐसा नशा था जिसने नंदिनी के सारे गुस्से को पल भर में पिघला दिया। मेरा गुस्सा तुम्हारी बेवकूफियों पर नहीं था नंदिनी। अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ नंदिनी के गालों पर रखे। उसके अंगूठे नंदिनी के आंसुओं को पोंछ रहे थे। मेरा गुस्सा मेरी अपनी बेबसी पर था, क्योंकि आज तक जिस अगस्त्य रायजादा ने मौत को अपनी उंगलियों पर नचाया है, आज वो तुम्हारे लिए खौफ से कांप रहा था। जब वो लाल सायरन बजा तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, और ये एहसास मुझे पागल कर रहा था। नंदिनी की सांसें गले में अटक गई। अगस्त्य का ये रूप, यह कमजोरी और ये बेपनाह अधिकार, यह सब इतना गहरा था कि नंदिनी की आंखें फिर से बह गई। मैं पत्थर था नंदिनी। अगस्त्य ने अपना माथा नंदिनी के माथे से टिका दिया और एक बेहद नशीले लहजे में फुसफुसाया, लेकिन तुमने अपनी इस बकवास, अपनी इन गलतियों और अपनी इस मासूमियत से इस पत्थर के अंदर एक दिल धड़का दिया है, और अब अगर इस दिल को किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस दुनिया का नामो निशान मिटा दूंगा। अगस्त्य के ये शब्द किसी इकरारनामे से कम नहीं था।
उसने नंदिनी को वो जगह दे दी थी जो इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थी। कमरे के अंदर बिखरी हुई कॉफी, अलार्म की गूंज और मौत का खतरा, सब कुछ उन दोनों के बीच पनप रहे। इस भयंकर और खौफनाक इश्क के आगे बहुत छोटा पड़ गया था। उस रात आसमान से बारिश नहीं बल्कि कहर बरस रहा था। बादलों की भयंकर गर्जना हवेली की दीवारों को कँपा रही थी। अगस्त्य और नंदिनी उसी बंद कमरे में थे। अभी कुछ ही पल बीते थे जब अगस्त्य ने नंदिनी के सामने अपने दिल का वो खौफनाक सच रखा था। उसके बीच की वो खामोशी एक बेहद नशीले तूफान में बदलने ही वाली थी कि अचानक पूरे हवेली की बत्तियां एक साथ बुझ गई। खूब अंधेरा, और उसके तुरंत बाद हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। इवानोम के हत्यारे हवेली का सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुस चुके थे। अगस्त्य की आंखें अंधेरे में भी एक शिकारी की तरह चमक उठी। उसका वो आशिक वाला रूप एक ही पल में मौत के देवता में तब्दील हो गया। उसने तुरंत नंदिनी को अपनी बाहों में जकड़ा और उसे कमरे के एक अंधेरे कोने में ले गया जहाँ एक भारी लोहे की अलमारी थी। मेरी बात ध्यान से सुनो नंदिनी। अगस्त्य की आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी बल्कि एक ऐसी सर्द खामोशी थी जो मौत से पहले आती थी। उसने अपनी कमर से एक ठंडी पिस्तौल निकाली और उसे लोड किया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस कोने से बाहर नहीं आओगी, आवाज़ भी नहीं करोगी। अगस्त्य। नंदिनी का पूरा शरीर खौफ से काँप रहा था। उसने पहली बार अगस्त्य का उसके नाम से पुकारा था। उसकी उंगलियां अगस्त्य की शर्ट को कसकर जकड़े हुए थी। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। अगस्त्य ने अंधेरे में ही नंदिनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसके माथे पर एक बेहद गहरा, जुनूनी और एक गर्म चुम्बन दिया। तुम्हारी एक सांस रुकने से पहले इस शहर की सारी सांसें रोक दूंगा। ये मेरा वादा है, बस यहीं रहना। अगस्त्य वहाँ से उठा और एक खामोश परछाई की तरह कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में बाहर से गोलियों की भयंकर आवाज़ें, चीखें और चीज़ों के टूटने का शोर आने लगा। नंदिनी अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए ज़मीन पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांग रही थी, अगस्त्य की सलामती की दुआ। बाहर हॉल में अगस्त्य एक वहशी जानवर की तरह इवानोम के आदमियों को चीर रहा था। उसने अपनी बंदूक की गोलियां ख़त्म होने के बाद एक हत्यारे की ही खंजर छीन ली थी। उसका सफ़ेद शर्ट खून से लाल हो चुका था। हवेली का गद्दार कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी का हेड निकला, जिसे अगस्त्य ने अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसी बीच गोलियों की आवाज़ के शोर में इवानोम का सबसे खूंखार और आखिरी शूटर मिखाइल छुपते हुए अगस्त्य के बेडरूम तक पहुंच गया। मिखाइल ने दरवाज़ा लात मारकर खोला। कमरे में अभी भी अंधेरा था, लेकिन खिड़की से चमकती बिजली की रोशनी में मिखाइल की नज़र उस अलमारी के कोने में सिकड़ी हुई नंदिनी पर पड़ गई। मिखाइल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तो तुम हो वो आफत जिसके लिए अगस्त्य अपनी जान दे रहा है। नंदिनी की सांसें गले में अटक गई। मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो बेवकूफ़ और बातूनी लड़की खौफ के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। उसे अगस्त्य का वो दर्द भरा चेहरा याद आया। जैसे ही मिखाइल ने अपनी बंदूक नंदिनी की तरफ तानी, नंदिनी के अंदर की एक सोई हुई शेरनी जाग उठी। वह चीखती हुई अपनी जगह से उठी और पास ही रखा एक भारी पीतल का एंटीक लैंप पूरी ताकत से मिखाइल के सिर पर दे मारा। मिखाइल का निशाना चूक गया और गोली दीवार में जा लगी। लैंप के वार से मिखाइल लड़खड़ाया, लेकिन वह एक खूंखार हत्यारा था। उसने संभलते हुए नंदिनी के बालों को जोर से पकड़ा और उसे ज़मीन पर पटक दिया। साली, अब तेरी मौत तय है।
मिखाइल ने गुर्राते हुए अपना खंजर निकाला और नंदिनी की तरफ झुकने ही वाला था। तभी बेडरूम की वो कांच की एक बड़ी खिड़की एक भयंकर आवाज़ के साथ चकनाचूर हो गई। अगस्त्य बारिश और खून में नहाया हुआ खिड़की तोड़कर अंदर कूदा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसका चेहरा किसी पिशाच से कम खौफनाक नहीं लग रहा था। जब उसने देखा कि मिखाइल के हाथ नंदिनी के बालों पर है, तो अगस्त्य के अंदर का इंसान हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। एक ही पल में अगस्त्य मिखाइल के ऊपर था। उसने मिखाइल का हाथ इतनी बेरहमी से मोड़ा कि हड्डी टूटने की भयंकर आवाज़ कमरे में गूंज गई। मिखाइल की चीख निकलने से पहले ही अगस्त्य ने उसके गले को अपने फौलादी हाथों से जकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। अगस्त्य की आंखों में उस वक्त जो वहशी और पागलपन था, वह किसी भी इंसान की रूह कांपने के लिए काफ़ी था। उसने मिखाइल को ज़मीन पर पटका और अपने नंगे हाथों से उसे तब तक मारता रहा जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए शांत नहीं हो गई। कमरे में अब सिर्फ बाहर बरसती बारिश की आवाज़ और अगस्त्य की बेकाबू खूंखार सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। अगस्त्य मिखाइल की लाश के पास घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ, उसका चेहरा, उसकी शर्ट, सब कुछ खून से सना था। वह हाँफ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि नंदिनी वहीं कोने में बैठी यह सब देख रही है। अगस्त्य का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा कि नंदिनी अब उसके इस हैवानियत भरे रूप को देखकर डर जाएगी। वह उससे घिन करेगी, वह उसे छोड़कर भाग जाएगी। अगस्त्य ने अपनी खून से सनी आंखें बंद कर ली और दर्द से अपना सिर झुका लिया। वह दुनिया जीत सकता था, लेकिन नंदिनी की आंखों में अपने लिए नफरत या खौफ नहीं देख सकता था। लेकिन तभी उसे अपने खून से सने गालों पर दो नाजुक और कांपते हुए हाथों से स्पर्श महसूस हुआ। अगस्त्य ने झटके से अपनी आंखें खोली। नंदिनी उसके बिल्कुल सामने घुटनों के बल बैठी थी। वह भाग नहीं रही थी, वो कांप नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों में अगस्त्य के लिए एक ऐसा बेपनाह प्यार और अधिकार था जिसने अगस्त्य के अंदर की सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। अगस्त्य। नंदिनी ने अपनी साड़ी के पल्लू से अगस्त्य के चेहरे पर लगा खून पोंछते हुए सुबक कर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगस्त्य का सारा खौफनाक गुरूर, उसका वो पत्थर का वजूद इस एक लड़की के सामने भरभरा कर गिर पड़ा। उसने एक दीवाने की तरह नंदिनी की कमर को जकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने खून से सने चौड़े सीने में छुपा लिया। नंदिनी, मेरी जान। अगस्त्य की आवाज़ टूट चुकी थी। वह एक बच्चे की तरह नंदिनी के बालों में अपना चेहरा छुपाकर उसे चूम रहा था। अगर तुम्हें खरोच भी आ जाती तो मैं इस पूरी दुनिया को जलाकर खुद भी उसी आग में भस्म हो जाता। तुम मेरी रूह हो नंदिनी, मेरी हर एक सांस पर तुम्हारा नाम लिखा है। नंदिनी ने अगस्त्य के बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली। आज उसकी कोई बकवास नहीं, कोई बेवकूफ़ी नहीं थी। आज सिर्फ उसका वो अमर इश्क बोल रहा था। मैं जानती हूँ। नंदिनी ने अपना चेहरा उठाया और अगस्त्य की उन सुलगती हुई आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, आप मेरे लिए शैतान बने हैं ना, तो मुझे इस शैतान से बेइंतहा प्यार है। मैं आपकी इस दुनिया से, आपके इस खून से, आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ अगस्त्य। नंदिनी के मुंह से निकले इन लफ्ज़ों ने अगस्त्य के अंदर के उस बेकाबू और सुलगते हुए ज्वालामुखी को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अगस्त्य ने अब कोई सब्र नहीं किया। उसने अपने दोनों हाथ नंदिनी के चेहरे पर रखे और एक खूंखार अधिकार के साथ अपने होठ नंदिनी के कांपते हुए होठों पर रख दिए। ये कोई साधारण चुंबन नहीं था,
यह आज तक का सबसे गहरा, सबसे वहशी और बेपनाह जुनून से भरा चुंबन था। इसमें मौत का खौफ था, खून की महक थी और एक दूसरे को पूरी तरह से पा लेने की वो दीवानगी थी जो रूह को चीर कर अंदर उतर जाती थी। अगस्त्य उसे इस कदर चूम रहा था जैसे वो नंदिनी को अपने वजूद में हमेशा के लिए घोल लेना चाहता हो। नंदिनी ने भी अपने सारे संकोच और सारी दुनिया मिटा दी। उसके नाजुक हाथ अगस्त्य की उस खून से सनी शर्ट के बटन खोलने लगे। अगस्त्य ने अपनी शर्ट को एक ही झटके में फाड़ कर दूर फेंक दिया। उसका वो कसरती, फौलादी और अनगिनत पुराने जख्मों से भरा नंगा सीना अब नंदिनी के बिल्कुल करीब था। नंदिनी के मुंह से एक नशीली और गहरी आह निकल गई जिसे अगस्त्य ने अपने होठों में ही पी लिया। अगस्त्य ने नंदिनी को अपनी बाहों में हवा में उठा लिया। वह उसे चूमता हुआ उस खून और बिखरे हुए कांच के बीच से गुजरता हुआ कमरे के दूसरे हिस्से में रखे उस विशाल मखमली बिस्तर की तरफ बढ़ा। बिस्तर पर गिरते ही अगस्त्य पूरी तरह से नंदिनी के ऊपर आ गया। उसकी गर्म और बेकाबू सांसें नंदिनी के चेहरे, उसकी गर्दन और उसके सीने पर आग लगा रही थी। अगस्त्य की उंगलियों की छुअन में एक ऐसा दीवानापन था जो नंदिनी के शरीर के हर एक कतरे और पिघला रहा था। तुम्हारी ये बकवास, तुम्हारा ये नखरा, तुम्हारी हर एक गलती। अगस्त्य ने नंदिनी की गर्दन पर अपने होठों से एक गहरा और पजेसिव निशान बनाते हुए एक भारी और खुरदरी आवाज़ में फुसफुसाया। आज से, इसी पल से सिर्फ मेरी जागीर है। कोई मौत, कोई दुनिया तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, मैं खुद भी नहीं। नंदिनी ने अगस्त्य की चौड़ी पीठ पर अपने नाखून गड़ाते हुए पूरी तरह से खुद को उस खूंखार शैतान के हवाले कर दिया। उस रात उस खामोश और बंद कमरे में बाहर से तूफान से भी कहीं ज़्यादा भयंकर और खूबसूरत तूफान अंदर था। अगस्त्य का वो खूंखार और पजेसिव प्यार नंदिनी के हर एहसास पर अपना जन्म जन्मांतर का हक जता रहा था। नफ़रत, बेवकूफ़ियाँ, साजिशें और वो खौफनाक सन्नाटा, सब कुछ उस बिस्तर पर एक दूसरे से सिमट कर राख हो चुका था। वहाँ सिर्फ दो लोग बचे थे, एक वो शैतान जिसे पूरी दुनिया से नफ़रत थी और एक वो पागल लड़की जिसने उस शैतान को दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेपनाह इश्क करना सिखा दिया था। ये उसकी उस नई दुनिया की शुरुआत थी जहाँ मौत भी उन दोनों के दरमियान आने से पहले 1000 बार कांपती। ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी और आपके क्या ख्याल है इस कहानी को लेके, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही नई नई कहानियाँ और भी ज़्यादा नए अंदाज में सुनने के लिए तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।